मैं हूं सलीम आरिफ। कोकोनट चाय वाय एंड रंगमंच के इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, एक तरह से कहना चाहिए, जिस बारे में मुझे बात करनी है, वो है कि मैं जब थिएटर की शुरुआत में आया तो मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिला और किन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। मैं उस वक्त लखनऊ में कॉलेज फर्स्ट ईयर में था जब मैं थिएटर से जुड़ा। और उसकी शुरुआत भी यूँ ही कि मैं पेंटिंग करता था, ड्राइंग्स बनाता था, पोस्टर्स बनाता था। तो मेरे एक दोस्त जो उस नाटक में काम रहे थे, किंग एडिपस में, चंद्र मोहन खोसला साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे ग्रुप के लिए यार पोस्टर कुछ बना दो। तो मैंने हैंडमेड कुछ 4-6 पोस्टर बनाए जो लखनऊ में अलग अलग बुक शॉप्स में और दूसरी जगहों पर लगे, थिएटर में लगे, नाटक के बारे में। वो किंग एडिपस प्ले था, मेघदूत नाम का ग्रुप था जो कर रहा था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं रिहर्सल में जाने लगा, शाम को देखने लगा, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये वो दौर था जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे ग्रेजुएट्स पहली बार देश के बहुत से हिस्सों में काम कर रहे थे। पॉल साहब लखनऊ में उस वक्त आला अफसर नाम का एक नाटक कर रहे थे जो नौटंकी का एक मॉडर्न एडाप्टेशन कह सकते हैं स्टेज का था, जिसमें एक नई नौटंकी लिखवाई थी उन्होंने, लेकिन नौटंकी के पुराने फॉर्म को यूज़ किया था। उसी तरह वहाँ पर एम के रैना साहब वर्कशॉप करने आ रहे थे। रंजीत कपूर साहब का बनाया हुआ वो ग्रुप था जिसका नाम मेघदूत, जिससे मैं जुड़ा। और उस तरह मेरे नाटक से जुड़ने की शुरुआत हुई। और हुआ ये कि जब मैंने आला अफसर देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। इनको रिहर्सल में काम करते देखा, वंशी कौल साहब को, तो मुझे लगा ये तो यार बहुत ही मज़ेदार जगह है और इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें पोइट्री भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें डांस भी है, इसमें गाने भी हैं। तो मैं वहाँ जाने लगा और उसको देखने लगा। उसके बाद मौका आया कि वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी के प्लेज आए, जिसमें रंजीत कपूर साहब का डायरेक्ट किया हुआ बेगम का तकिया नाम का नाटक था, जो बड़ा मशहूर हिंदी का नाटक रहा है उस दौर का। उसके साथ सैया भय कोतवाल एक प्ले था, भवैया अपना नाचा स्टाइल यहाँ का महाराष्ट्र के तमाशा स्टाइल में उसको किया था उषा बनर्जी साहिबा ने, जिसमें रघुवीर यादव साहब थे, विजय कश्यप साहब थे, अन्नू कपूर उसमें प्लेबैक सिंगिंग करते थे और उस अन्नू भाई के गाने के ऊपर दूसरे लोग इनैक्ट करते थे। तो उस वक्त ये सब बड़े इतने नामचीन लोग नहीं थे, लेकिन स्टेज के बड़े बाकमाल कलाकार थे। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि एक शाम मैंने उनको बेगम का तकिया में देखा, बुंदू चाचा बने हुए जो सलकर साहब को, और अगले दिन वही हलिया होर के लंगड़े लूले कोतवाल का रोल कर रहे हैं, या तीसरे दिन मुख्यमंत्री में वो मुख्यमंत्री बने हुए। तो मुझे लगता था ये कमाल के एक्टर हैं, आज ये थे, कल ये हो गए, परसों कुछ और हैं। और हर प्ले में मुझे 10-15 मिनट लगता था पहचानने में। ऐसे ही मैंने वहाँ पंकज कपूर साहब को देखा, शेर अफगान वॉइस का वो प्ले लेकर आए, और उसके बाद बेगम का तकिया में वो क्राउड सीन में आके बैठ जाते थे। उसमें कोई उनका बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने क्राउड में अपना एक जो शहर का एक थोड़ा सा मेंटली स्लो एक लड़का होता उसका रोल प्ले किया था। वो क्राउड में आते थे, बैठते थे, चले जाते थे, लेकिन वो एंट्री याद रहती थी। उसके बाद फिर मैंने एक और नाटक, लोग का थे, गांव वाले सारे लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोल रहे थे, आधी समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। मगर हुआ ये कि उस नाटक को देखकर मैं थिएट्रिकलिटी से चमत्कृत हो गया। एक गोल सर्कल था, 2 पट्टियाँ थीं, और उसके बीच में संस्कृत का सबसे कॉम्प्लिकेटेड नाटक वो इतनी सहजता से खेल रहे थे। और उसमें एक गोरा सा आदमी भी था जो बड़े मज़े लेके भारी सी आवाज़ में गाने गा रहा था, और ज़ाहिर है उनसे अलग था और शहर का आदमी लग रहा था। लेकिन जब हमने उसको देखा और उनसे जाके मैं शो के बाद मिला तो पता चला साहब ये हबीब तनवीर साहब हैं। और ये हबीब तनवीर साहब जो हैं ये तो बड़े जाने माने हमारे देश के रंगकर्मी हैं। और उनका जो नाम था, उसके बाद ये हुआ कि हबीब साहब आए और हबीब साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके थिएटर को देखा। उससे मैं थोड़ा और इंटरेस्टेड हुआ थिएटर के फॉर्म में। अलकाजी साहब के प्लेस देखे, फिर मैंने इनके प्लेस देखे, रंजीत कपूर का बेगम का तकिया देखा। उसके बाद ऐसा कुछ संयोग, वहाँ पर रतन थियम साहब अपना प्ले लेकर आए जिसका नाम था उरुभंगम। वो देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये भी बड़ा कमाल का थिएटर का फॉर्म है, इसमें तो एक कमाल की पोटेंशियल है क्रिएटिवली एक आदमी के पास काम करने के लिए, ख़ासतौर से मेरे जैसा आदमी जिसका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में था। तो मैं एक्टिंग के अलावा तकरीबन सारे काम करता था और उसकी वजह से मैं लाइटिंग भी करता था, स्टेज भी डिज़ाइन करता था। फिर लखनऊ में राज बिसारिया साहब हमारे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी थे, थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जाने माने,
वो उस वक्त भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर थे। वहाँ पर एक 1 ईयर थिएटर प्रोग्राम शुरू हुआ था भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में। 3 साल ही हुए थे और उसमें फिर मैंने एडमिशन लिया। उसमें उस वक्त वहाँ अनुपम खेर साहब पढ़ा रहे थे एक्टिंग, हेमेंद्र भाटिया साहब स्टेज क्राफ्ट लाइटिंग पढ़ाते थे, और दूसरी विजिटिंग फैकल्टी जिसमें मुद्रा राक्षस जैसे लोग थे वो हमें पढ़ाने आते थे। तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, थिएटर करते रहे, वहाँ के बहुत से अच्छे कलाकारों को देखा, बहुत से बाहर के अच्छे प्रोडक्शंस को देखा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने कोशिश की और मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। तो 81 से लेकर 84 तक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ग्रेजुएट रहा और मैंने फाइनली डिज़ाइन और डायरेक्शन में स्पेशलाइज़ किया। लेकिन एक्टिंग वहाँ ज़ाहिर है मुझे करनी पड़ती थी। तो वहाँ विजया मेहता बाई का, जो विजया बाई का मैंने काम देखा, उन्होंने हमारे साथ नाटक किया था होली, तो उनको बहुत करीब से काम करते देखा। और उस होली के दौरान जब मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया तभी उनका मुद्रा राक्षस एक प्ले देखा। फिर उनका बहुत ही बाकमाल प्रोडक्शन, जो मुझे लगता है उस नाटक का सबसे अच्छा प्रोडक्शन था, हैवदन। विजयाबाई का हैवदन तो रिमार्केबल प्रोडक्शन था। मतलब मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, हेलो, सॉरी, वाईफाई कनेक्शन का थोड़ा इशू था। मैं वापस फ़ोन के कनेक्शन से आपके साथ जुड़ा हूँ। तो मैं बात कर रहा था विजय मेहता साहब के प्रोडक्शन की। जब मैंने उनका नाटक देखा, जब उन्होंने हमारे साथ होली नाम का नाटक डायरेक्ट किया, और मैंने उस वक्त उनका नाटक देखा था हैवदन, जो बहुत कमाल था। कावलम पनिक्कर साहब के साथ काम किया मैंने। फिर जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास कर लिया तो मुझे ऑफ़र था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी भी ज्वाइन कर सकता हूँ या मुझे फ़ेलोशिप। मैंने उनसे कहा था मुझे फ़ेलोशिप चाहिए, मैं जाके हबीब साहब के साथ काम करता हूँ। हेलो विनायफ, मैं हबीब तनवीर साहब के साथ काम करूँगा, मैं जाकर काम करूँगा पनिक्कर साहब के साथ, मैं रतन थियम साहब के साथ काम करूँगा। तो इन सब डायरेक्टर्स के साथ मैं उनके रीजन्स में जाके मैंने काम किया। और मेरा वो जो 1 साल की फ़ेलोशिप थी उसमें हबीब तनवीर, रतन थियम, कावलम नारायण पनिक्कर एंड बीवी कारंत, इनके काम को मैंने स्टडी किया, इनके साथ मैंने काम किया। जो हमारी लोक कलाओं के साथ मॉडर्न थिएटर का जुड़ाव था उसको देखा। और हबीब साहब के साथ ज़ाहिर है ज़्यादा काम किया, क्योंकि हबीब साहब की ट्रुप में मैं 2 साल रहा। 84 से लेकर 86 तक मेरा संबंध नया थिएटर से रहा। मैं हबीब साहब की एब्सेंस में प्लेस की रिहर्सल कराता था, बहुत सारे प्लेस में लाइटिंग करता था जब हम लोग टूर करते थे। कभी एक आध बार एंट्री भी की मैंने। और हिरमा की अमर कहानी नाम का एक नाटक कर रहे थे जिसमें मैं उस वक्त उनके साथ जुड़ा था। वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन बना बाद में। तो इन सब लोगों ने मुझे इंस्पायर किया और मैं सब कुछ छोड़ के थिएटर में आ गया। और मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि थिएटर इज़ व्हाट आई शुड बी डूइंग। एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट ए स्कॉलरशिप। और उस स्कॉलरशिप की वजह से मेरा प्रेशर निकल गया था घर वालों का। मगर फिर भी वो 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कमाल ये होता था कि हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट होते थे, लेकिन हमारे पास ये पूरा हक़ था कि उस वक्त जो भी हो रहा हो, हम लोग रात में 8:30-9 बजे हमारा खाने का वक्त होता था। रात में खाना खा के हम जब हॉस्टल वापस जा रहे थे तो हमारे हॉस्टल के रास्ते में थोड़ा सा डिटूर करो तो कमानी थिएटर आता था। तो हम लोग कमानी से होते हुए गुजरते थे कि देखें आज यहाँ कौन है। तो कभी वहाँ पंडित भीमसेन जोशी परफॉर्म कर रहे होते थे, कभी पंडित जसराज होते थे, कभी कुमार गंधर्व साहब परफॉर्म कर रहे हैं, कभी यामिनी कृष्णमूर्ति जी का डांस है, कभी कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ आया हुआ है वो परफॉर्म कर रहा है, इकबाल बानो हैं, या कभी ग़ुलाम अली साहब परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस वक्त उस रास्ते से गुज़रते हुए हम लोग वहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठ के वो गाने सुनते थे, उन सारे बड़े परफॉर्मर्स को देखते थे। और वो अक्सर ऐसा होता था कि वहाँ अंग्रेज़ी के प्लेज होते थे, बैरी जॉन के या किसी और के, तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता था जी, हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था। रंजीत भाई का नाटक हो, रंजीत कपूर का, तो हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था। तो मेरा बड़ा अरमान होता था कि कब मैं नाटक करूंगा इस तरह से मेरे डायरेक्ट किए हुए प्ले में हाउसफुल का बोर्ड लगेगा। और आप विश्वास कीजिए थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं थिएटर से ज़्यादा बॉम्बे आया तो फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव रहा। प्लेस डिज़ाइन किए नसीर भाई के लिए, इस्मत आपा के नाम प्ले मैंने डिज़ाइन किया। उसके अलावा दिनेश ठाकुर साहब के लिए डिज़ाइन किया था जिसने लाहौर ने वेख्या में। थोड़ा बहुत मेरा थिएटर से जुड़ाव रहा, लेकिन पूरी तरह से थिएटर नहीं कर पाया क्योंकि मैं टेलीविज़न में बहुत बिजी था। और टेलीविज़न और फिल्म काम ख़त्म हुआ जिस दिन मुझे लगा कि अब टेलीविज़न में डायरेक्टर एक असेंबली जॉब का आदमी हो गया है
और ये मीडियम डायरेक्टर का नहीं रहा, अब ये कुछ और प्रोग्रामर्स डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैं वहाँ से निकल के फुल टाइम थिएटर में आ गया। और थिएटर में जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मैं 2002 की बात है, मार्च में मैंने 2 प्रोडक्शन किए। एक था गालिब नामा, जिसमें गालिब के ख़त और गज़लों को मिलाकर जसविंदर के साथ हमने पेश किया था। वो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम रहा, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल हुआ जब मैंने ताजमहल का टेंडर नाम का एक प्ले किया, जो मार्च 2002 में ओपन हुआ था। और उस पर पहली बार पहले शो में हाउसफुल का बोर्ड लगा। मेरे पास आज भी वो तस्वीर है उस हाउसफुल के बोर्ड के साथ। और मेरा एक बहुत बड़ा अरमान पूरा हुआ कि मेरे प्ले में हाउसफुल का बोर्ड लगे। और आप को जानकर खुशी ही होगी कि पिछले 18 साल हो गए उस नाटक को चलते हुए। आज भी बम्बई में ताजमहल के टेंडर के टिकट शो के समय नहीं मिलते हैं। वो नाटक लगभग हमेशा हाउसफुल रहा है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती कि उसके बाद 2003 में हमारा एक प्ले हुआ खराशे, जो हमने किया, जिसको जिंदल आर्ट सेंटर के लिए किया। नीलूफर सागर उस वक्त थी वहाँ पर। उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू डू समथिंग ऑन कम्युनल हार्मनी। तो हमने उस वक्त जो दंगे हुए थे गुजरात के, उसके सहारे ये जानने की कोशिश की कि क्यों ये दंगे बार बार होते हैं। और हमने उन दंगों को दूसरी तरह से शोकेस किया, जो लगातार गुलजार साहब की राइटिंग में 4 कहानियाँ हमें मिली, जो 4 अलग अलग बैकग्राउंड की थी, 4 अलग अलग जगहों की थी। उनकी बहुत सी नज़में मिली और उनको हमने जोड़ा। और उसमें हमारे साथ मराठी, गुजराती, हिंदी के बहुत से कलाकार शामिल हुए। उसमें अतुल कुलकर्णी थे, किशोर कदम थे, गणेश यादव थे, वैशाली ठक्कर थी, लुबना थी, यशपाल शर्मा थे, अनूप सोनी थे। तो ये सारे लोग हमारे साथ शामिल हुए और हमने वो नाटक किया। और वो नाटक हम लेकर न्यूयॉर्क भी गए। भारतीय विद्या भवन ने हमें इनवाइट किया उसका एक शो करने के लिए न्यूयॉर्क में। तो हम सारे कलाकार वहाँ गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारंगम फेस्टिवल में उसका शो हुआ तो उसमें लाठियाँ चली, 400 आदमी बाहर नारे लगा के गए, जिनको सीट्स नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। एक ही शो था, क्या करते, मेरी भी मजबूरी थी। और वो नाटक उसके बाद जब भी होता है हाउसफुल होता है। तो ये हाउसफुल का जो मेरा एक शौक़ कह लें, या जो मेरा एक फैसिनेशन था, या जो मेरी एक तमन्ना थी, वो थिएटर में पूरी हुई। और उसके बाद ज़ाहिर है उन सारे हबीब साहब से जो मैंने सीखा, फ्लुएंसी ऑफ नैरेटिव, बिना कहे कहानी दर्शकों के समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कहानी में अड़चन पैदा हो। रतन थियम, ज़बरदस्त साउंड एंड लाइट का इस्तेमाल, फॉर्म के साथ, फिज़िकल, कहाँ से क्या एलिमेंट लेना है। मगर मैंने उस तरह का फोक रिलेटेड थिएटर अभी नहीं किया है, अब करूँगा। गुलाब बाई की नौटंकी मैंने देखी जो उन्होंने की थी, और वो अनारकली नौटंकी मैंने देखी, तो उसमें देखा मैंने वो अनारकली फिल्म के गाने यूज़ कर रही हैं। तो बुज़ुर्ग हो गई थी गुलाब बाई जी, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा जी आप फिल्म के गाने क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, आपके इसके अच्छे गाने खुद के हैं। तो उन्होंने कहा बेटा कोई सुनता नहीं है नॉर्थ में। मगर उसी वक्त हबीब साहब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उनकी अपनी भाषा में लंदन में परफॉर्म करने की सीख दे रहे थे, उनको वो हौसला दे रहे थे। तो मुझे वो फ़र्क समझ में आया। मुझे समझ में आया कि भाषा की ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है एक परफॉर्मर के लिए, और शब्दों की महत्व क्या होती है परफॉर्म करते हुए। क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज़ाहिर है पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स आते थे, तो केरला, कर्नाटका, मणिपुर, हम सब एक साथ होते थे। वो हिंदी में उनको काम करना पड़ता था जो उनकी मातृभाषा नहीं थी, उसकी अपनी समस्याएं थी। मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाषा का जो महत्व है नाटक में, उस पर हमने बहुत काम किया बम्बई में और यूज़ करने। अभी एक सवाल आ रहा है कि सर NSD और FTI के लेवल का कोई और इंस्टीट्यूट है क्या जहाँ से एक्टिंग सीखी जा सके। जी, उसकी देखा देखी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हैं। मध्य प्रदेश में बना है, लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, चंडीगढ़ में एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा हुआ करता था यूनिवर्सिटी में BA के बाद, पटियाला यूनिवर्सिटी में था, और बहुत सी जगहों में। हिंदुस्तान में तकरीबन 65 से 70 जगह है जहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। मगर समस्या क्या है कि सारे प्रोग्राम थिएटर के नाम पर शुरू होते हैं, मगर उसके पास ना तो रिपर्टरी कंपनी है, ना ऐसा कोई साधन है कि जो लोग थिएटर से जुड़ना चाहें वो फुल टाइम प्रोफेशनली थिएटर से जुड़ सकें। तो मजबूरी ये होती है कि आदमी को फिर थक हार के बम्बई आना पड़ता है। यानी सुरेखा सीकरी जैसी कमाल की एक्ट्रेस, उनको मैंने NSD के बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत रोल्स में देखा। उत्तरा बावकर जी को देखा, हिमानी शिवपुरी जी को देखा, सीमा बिस्वास मेरे बैच की, वो कहाँ काम कर रही थी। मगर उनके यहाँ शर्त ये थी कि 7 साल के बाद आप काम नहीं कर सकते।
तो वो 7 साल के बाद एक्टर जाएगा कहाँ? वो घूम फिर कर टेलीविज़न फिल्म में आएगा। अगर थिएटर की रिपर्टरी कंपनीज बने, वो रिसोर्सेज बने कि मणिपुर का रहने वाला मणिपुर में काम कर सके, लखनऊ में रुककर जो लखनऊ में थिएटर करना चाहता है वो प्रोफेशनली थिएटर कर सके, या दूसरी जगहों पर रिपर्टरी कंपनीज थी जो बंद हो गई। ले दे के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक रिपर्टरी कंपनी आती, तो उस रिपर्टरी कंपनी में अब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। बदनाम थिएटर वाला होता है कि देखिए थिएटर वाले फिल्म जो हैं फिल्म और टीवी में चले जाते हैं थिएटर को छोड़ के। कोई ये नहीं पूछता है कि जो थिएटर में रह गया था आपने उनकी कितनी कदर की। एक हमारे दोस्त हैं अरविंद गौड़, वो अपनी मेहनत से करते हैं और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, मगर हर आदमी अरविंद गौड़ की सुविधा नहीं रख सकता, या हर आदमी अरविंद गौड़ नहीं बन सकता है। वो जिसको रोल चाहिए, वो एक्टर जिसको काम चाहिए, एक्टर तो बिना रोल के अनएम्प्लॉयड है, तो कहाँ जाएगा? वो इधर ही जाएगा। इसलिए एनएसडी और एफटीआई चूँकि सरकार की ग्रांट पर काम करते हैं इसलिए, और ये भी मैं आपको बता दूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हम बहुत तारीफ़ करते हैं जो कि होनी चाहिए, अपनी तरह का नायाब इंस्टीट्यूट है, मगर उसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट होता है वो इंडिया की क्रीम छट के आती है थिएटर की। यानी जब मैं बना था तो सिर्फ 20 लोग लिए जाते थे, आज शायद थोड़े बढ़ गए, और उन 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कुछ 20,000 लोगों में से। 5-6 जगह सेंटर्स पर इंटरव्यूज़ होते हैं, उनका ऑडिशन होता है, और उसके बाद फिर उनको दिल्ली बुलाया जाता है, फिर एक साथ रखा जाता है, फिर उनके एप्टीट्यूड और वो सब देखकर उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो हम एक तरह से जो एक पोटेंशियली अच्छा एक्टर है उसको समृद्ध बनाते हैं, हम बलवान को और बल देते हैं, लेकिन वो बलवान उस स्टेट तक पहुंचने के लिए 10 साल 5 साल 8 साल अपने शहर में धक्के खाता है, छोटे इंस्टीट्यूशंस में काम करता है, और इस वजह से आपको लगता है कि यार ये बड़े कमाल के एक्टर हैं। जाहिर है भाई, कमाल के नहीं होंगे तो क्या होंगे, 20 तो आदमी निकलते हैं वहाँ से, जिसमें से 10 अगर आउटस्टैंडिंग एक्टर निकले हैं तो क्या बुराई है, क्योंकि वो जाहिर है इतने मंच करके आते हैं, 12-14 प्ले का काम करते हैं, अपने दिन रात सिर्फ नाटक के बारे में ही सोचते हैं, वही काम करते हैं। अब ये हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है कि मैं अगर आज थिएटर कर पा रहा हूँ, या लुबना मेरे साथ कर पा रही हैं, या अतुल कुलकर्णी कर लेते हैं, या यशपाल शर्मा अगर हमारे साथ नाटक करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो नाटक पर पैसों के लिए आश्रित नहीं है। वो उनको नाटक से कुछ मिलता नहीं है सिवाय संतोष के कि हम नाटक कर रहे हैं, और हम एक कॉज से जुड़े हैं, और हमको लगता है खराशिन जैसा नाटक होना चाहिए, हमको लगता है ठन्निया होना चाहिए। अमित बहल अपने काम छोड़ के, शूटिंग छोड़ के हमारे साथ पासा में काम करते हैं, बकुल ठक्कर हमारे साथ काम करते हैं, अभी स्वानंद किरकिरे और जीशान अय्यूब और श्रुति सेठ ने हमारे साथ काम किया अपनी शूटिंग्स और फिल्मों का हर्जा करके, चक्कर चलाए घन चक्कर में। तो ये सारे कलाकार किस लिए जुड़ रहे हैं? इनको एक अच्छे काम करने की ललक है, इनको एक अच्छा रोल जीने की ललक है। हमें वो स्थितियां बनानी पड़ेंगी जहां ये सब लोग इंस्पायर होकर, जो मेरी तरह थिएटर में आए हैं, उनको थिएटर करने की सहूलियत हो, उनके पास रंगमंच हो। आज आपको थिएटर नहीं मिलता मुंबई में, डेट्स नहीं मिलती, इतने लोग काम कर रहे हैं। छोटे आराम नगर में कुछ 15 स्पेसेस बनाए लोगों ने जहां आप आके देखिए, लेकिन वो 1 या 2 एक्टर ही उसमें समा पाते हैं। पूरा जो एक समग्र 25 लोगों की कास्ट लेकर जो विरासत जैसा नाटक अगर आपको देखना हो, वाड़ा चिरेबंदी जैसा, घाशीराम कोतवाल देखना हो, आपको उरुभंगम देखना हो, तो वो बड़ा मंच और बड़े आकार के स्पेसेस चाहिए, वो छोटे से नहीं होगा। अब वो हमारे पास नहीं। अभी ये घोरपड़े साहब का एक सवाल आ रहा है, कैन थिएटर बी एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्टिविज्म? लुक, ईच effort from your side, be it in theatre or in painting or in music, is some kind of an activism. You may not have a politically inclined activism. You may not be saying things against the establishment, but by not saying the things against the establishment, you are somewhere agreeing that the establishment is okay. That is one. The other side is activism क्या है? एक्टिविज़म अगर नाटक में होगा तो मेरा ये मानना है कि पहले उस नाटक को अच्छे नाटक होने की सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ईच थिएटर विल हैव टू फुलफिल द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्ले। एक अच्छे नाटक में जो आपको गुण चाहिए वो उस नाटक में होना चाहिए। उसके बाद आप तय करेंगे कि वो पॉलिटिकली कितना करेक्ट है या नहीं। और यही वजह है कि हमारे बहुत सारे जो
सो कॉल्ड एक्टिविज़म वाले नाटक हैं, वो नारेबाजी तक महदूद होकर रह जाते हैं। उसमें आप नारे लगाते हैं, आप 4 गाने गा देते हैं, जोश में आ जाते हैं और आपको लगता है कि यस जी देखिए क्रांति कल सुबह आ जाएगी, आज मैंने गाना गा दिया है, ऐ खाक नकीनों उठ बैठो। उस जोश में सब बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर खून गर्म हो जाता है और आपको लगता है कि समाज बदल गया, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन आर्ट जो है, आर्टिस्ट जो है, they can create an atmosphere where you can say your things in a very congenial and peaceful manner. हम लोगों का एक जहन बनाने में मदद कर सकते हैं। वो मदद ये कर सकते हैं कि हम एक ऐसे इश्यूज़ पर बात करें जहाँ बेहतर समाज बनाने की बात हो, जहाँ बेहतर चीज़ों के बारे में बात हो। जी अभी सवाल आ रहा है, एक ने पूछा था दामन बनाते हुए मेरा तजुर्बा कहता था वेब सीरीज़ के बारे में। तो दामन सीरियल जब मैं बना रहा था उसके बहुत ही, अब चूँकि आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं बोल ही दूँ, थोड़ा सा समय कम है लेकिन मैं बताऊँगा। उसमें समस्या ये हुई कि उसकी शुरुआत हुई तो मुझे कहा गया जी एक आप जैसे मुसलमानों का एक प्रोग्राम हमें बना के दीजिए, जो हमारी आशा भी थी कि पैंट शर्ट वाला मुसलमान है, वो जो दाढ़ी लगाए, बिना मूँछों के, जाली वाली टोपी पहनता है और काले सफ़ेद रुमाल पहनता है, वो जो स्टीरियोटाइप आपने क्रिएट किया है, वो स्टीरियोटाइप के अलावा भी मुसलमान हैं और जो पैंट शर्ट में रहते हैं, जो नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं, बात बात पे सलाम नहीं करते, बात बात पे पान नहीं खाते, हाय अल्लाह हुजूर वाला ये सब नहीं कर कहते हैं। तो दामन हमने उस आइडिया से शुरू किया था, मगर सितम ज़रीफ़ी देखिए जब हमने प्रोग्राम बनाया तो उनकी जो मार्केटिंग ने जब देखा तो मार्केटिंग ने कहा इसमें तो कुछ मुस्लिम लगता ही नहीं है। अब मैं उनसे ही कहूँ भाई मुस्लिम क्या लगता है, उन्होंने कहा साहब शेरवानी पहना दीजिए, इनको गरारे पहना दीजिए। तो मैंने कहा ये तो झूठ होगा। अब उस झूठ के सहारे ये कि अब मैं तो आई वॉज पुट ऑफ, क्योंकि मैं जिस स्टीरियोटाइप के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने जा रहा था, मैं चाहता था कि मेन स्ट्रीम के मुस्लिम फैमिलीज़ कैसी होती हैं ये दिखाऊं मंच पर। वहाँ घूम फिर कर फिर वही हरे रंग में दामन लिखा जाएगा क्योंकि हरा रंग इस्लाम से जुड़ा हुआ है। अरे हरा रंग तो कोकोनट से भी जुड़ा हुआ है, तो उस हरे रंग को लेकर इतना क्या पकड़ना। लेकिन है, लोगों की सोच है, अब क्या करेंगे आप। तो इस स्टीरियोटाइपिंग से हमारी लड़ाई हुई और फिर मैंने दामन को ग्रेसफुली बंद कर दिया। मैंने कहा ये अब मुझसे होगा नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें करने की बातें होनी थी जिसके ख़िलाफ़ थे। मैं मेरे महबूब वाला मुस्लिम कल्चर तो दिखा नहीं रहा था। मैं तो आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, उसकी अपनी जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर एक कहानी कर रहा था, जिसमें जाहिर है कि थोड़ी सी लव स्टोरीज़ भी थी, जिसमें और भी कंसर्न्स थे। तो नहीं हुआ, अब ठीक है। उसके बाद फिर टेलीविज़न से मेरा तकरीबन मन हट गया। अभी जब ये मरियम ख़ान बन रहा था तब मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर ज़रूर था, मरियम ख़ान रिपोर्टिंग लाइव का। वेब सीरीज़ के प्लान्स हैं, मगर होता ये है कि मेरे पीछे कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है। मैंने फ़िल्मों में काम ज़रूर किया, सब जानते हैं, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है। तो मेरे लिए फ़िल्म बनाना और मेरे लिए वेब सीरीज़ बनाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव काम, जो बात मुझे कहनी है, वो मैं थिएटर के थ्रू बड़े मज़े से कह सकता हूँ और उसमें मैं सीधा ऑडियंस को एड्रेस करता हूँ। मुझे जो बात कहनी होती है मैं कह सकता हूँ। मुझे वो बहुत बड़ी लिबर्टी है मेरे साथ। वो मुझे जो सुख है एक ऑडियंस को डायरेक्ट एड्रेस करने का और उसमें अपनी बात कहने का। और मुझे यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जिन लोगों ने मेरे नाटक देखे वो समझ सकते हैं कि मैंने बहुत सारे मुश्किल चीज़ों पर कमेंट किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ पर काम किया है जिस पे नॉर्मली लोग करते नहीं हैं। यानी जब हमने खराशे किया था तो उस वक्त भी लोग एस्केपिस्ट कॉमेडीज़ कर रहे थे। जब गुजरात के दंगे हुए थे तो अगर आप उस वक्त के एड्स देखें 2002 के बाकी ग्रुप्स के, तो आपको समझ में आएगा सब कोई रोमांटिक कॉमेडी कर रहा है, कोई और कॉमेडी कर रहा है। हमने पहली बार खराशे में दंगों जैसे सीरियस विषय को लेकर एक स्टैंड लिया था कि इस पर बात होनी चाहिए और ये मवाद है, निकलना चाहिए। और पहली बार हम लोगों ने उसमें बिना किसी, और गुलजार साहब की राइटिंग का कमाल यही है कि वो इंसानियत की बात करते हैं, वो उन लोगों की बात करते हैं जो उन चीज़ों के उसमें फंस जाते हैं जो उनकी बनाई हुई नहीं होती। यानी वो उनका शिकार, उन हालतों का शिकार होते हैं वो कैरेक्टर जिसके लिए वो ख़ुद ज़िम्मेदार नहीं होते। ऐसे लोगों की कहानी कहते हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सुख देता है, वो मुझे एड्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए वो एक बड़ी अजीब तरह की कैथारसिस होती है। और
जाहिर है कि दूसरी तरह का थिएटर भी, मुझे कॉमेडी भी बहुत मज़ा आता है, तो ताजमहल का टेंडर हो या ताजमहल का उद्घाटन हो, उसमें भी बड़े मज़े लेता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि विल थिएटर स्पार्क रेवोल्यूशन इन कमिंग एरा? नो, आई डोंट थिंक सो। कि थिएटर का काम भी नहीं है क्रांति लाना। क्रांति लाना समाज में स्थितियाँ बनेंगी तो क्रांति आएगी। नाटक में जिनको लगता है कि नाटक के सहारे वो लोगों में एक सजगता पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे लगता है कि आप सत्ता पलट देंगे तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मेरा उसमें बिल्कुल बिलीफ नहीं है। मेरा कमिटमेंट, मेरा पहला जो कमिटमेंट है वो कंटेंट के साथ है, और उसके बाद मेरा कमिटमेंट है मेरी ऑडियंस के साथ। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केओर सेठ साहब पूछ रहे हैं थिएटर्स प्ले आर नॉट गेटिंग सच प्रोमिनेंट प्लेस इन एंटरटेनमेंट। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ वी डू नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। 1965 के बाद, 64 के बाद जब टैगोर की सेंटेनरी हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की सेंटेनरी हुई थी, तो सरकार ने एक स्कीम बनाई थी थिएटर बनाने की। उसके बाद से लेके आज तक हमारे एयरपोर्ट बदल गए हैं, हमारे रेलवे स्टेशन बदल गए हैं, हमारे सिनेमा हॉल्स बदल गए हैं, मॉल्स आ गए हैं, हमारी बाज़ार बदल गई हैं, मगर हमारे थिएटर नहीं बदले। वही सन 64 के थिएटर में वो अपग्रेड कर देते हैं। रविंद्र में क्या किया उन्होंने? 4 नई लाइटें लगा दी, कहा थिएटर अपग्रेड हो गया। आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हिंदुस्तान में 2 ऐसे थिएटर नहीं हैं जहां कोई इंटरनेशनल ब्रॉडवे का प्रोडक्शन आए तो उसकी लाइटिंग, उसकी स्टेजिंग कंफर्टेबली हो सके। एंड दिस नीड्स टू बी, इनायत इज़ वेरी राइट, वी नीड टू हैव अ प्रोफेशनल अप्रोच टू थिएटर। फॉर्चुनेटली कुछ प्रोडक्शंस हुए हैं जिसने ये सजगता पैदा की है। मुग़ल आज़म इज़ वन गुड एग्जाम्पल। फिरोज़ भाई ने क्या इनिशिएटिव लिया और उसमें एक प्रोफेशनल थिएटर का जैसा भी एक रूप बना, बड़ा अच्छा रूप बना। वो आद्यम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास स्टेजेस ही नहीं है वो प्ले परफॉर्म करने के लिए। मेरे पास गोडाउन में वो 2 साल सेट पड़ा रहा, आज जो मैंने बनाया था चक्कर चलाए घन चक्कर का, मुझे एक दिन के लिए ऑडिटोरियम नहीं मिला ढंग का, और जिस दिन वो मुझे डेट दे रहे थे उस दिन मेरे एक्टर्स बिजी थे। तो आई जस्ट कुड नॉट डू अ बिग प्ले जिसमें मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, जिसमें आद्यम ने इतना इन्वेस्ट किया था। तो समस्या ये है कि सरकार की तरफ की प्रायोरिटी में थिएटर नहीं आता है। उन्होंने जीएसटी लगाया था, मुझे याद है, मैंने अपने इनिशिएटिव पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। आई पर्सनली रोट अ लेटर टू मिस्टर अरुण जेटली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बोथ ऑफ देम, कि उन्होंने उसको 500 रुपये कर दिया, वरना उससे पहले तो उससे कम में जीएसटी लगने वाली थी। आप सोचिए गांव में बैठा हुआ या छोटे कस्बे में बैठा जो आदमी थिएटर कर रहा है, वो बेचारा अकाउंट संभालेगा कि थिएटर करेगा? लेकिन है तो अब ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ क्या होता है, फ़्लाइट शुरू कर दो तो एयरपोर्ट अपने आप ठीक हो जाएंगे, कुछ इस तरह की सोच होती है। तो अब इतना थिएटर हो रहा है तो जाहिर उसके प्रेशर में आई गेस ऑडिटोरियम्स बनेंगे। हमारे यहाँ हम उल्टा शुरू करते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, हम पहले काम करते हैं। तो वो हमारे देश की परंपरा है और उसमें कोई नहीं। जब तक दर्शकों का इमेजिनेशन ज़िंदा है तब तक थिएटर ज़िंदा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आप दर्शकों का इमेजिनेशन है। आप दर्शकों के इमेजिनेशन को ही हम एक तरह से इग्नाइट करते हैं, उसको ही चिंगारी दिखाते हैं। आप सोच लेते हैं कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर आग लगी है, बाकी काम एक्टर करता है। एक्टर खड़े हुए कमरे में बारिश की हुई है, लीला सैमसन ने मेरे सामने एक पूरा एक उनका, उसमें वो बाहर निकली और बारिश की पहली बूंदें महसूस की और उसके बाद उस बारिश को उन्होंने एंजॉय किया। तो वो भी काम देखा है, वो इंस्पायर करता है काम लोगों का। जब मैं देखता हूँ कि एक आर्टिस्ट कितनी इकोनॉमी में बात कर रहा है, एंड इनायत इज़ एडिंग हियर, आई एग्री विद हिम, देयर आर जस्ट नो स्पेसेस टू परफॉर्म। अब वो प्रोफेशनल थिएटर देखिए, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। आप क्या करते हैं, आप एक हॉल बना देते हैं, उसको मल्टीपर्पज़ के नाम पे, किसी भी पर्पज़ का नहीं होता वो, उसमें पंखे लगा देते हैं, उसमें सेमिनार भी करना है, उसमें भी इतने कॉलेजेस में। हिंदुस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा जहां इतने सारे ख़राब ऑडिटोरियम हैं जिसमें थिएटर नहीं हो सकता है। किसी की एकूस्टिक का प्रॉब्लम है, किसी का और है। आप सोचिए डिज़ाइन करते हुए जो आदमी है वो पता नहीं कहाँ से डिज़ाइन उठा के लाता है और उसको थिएटर बना देता है, फिर उसकी वो खूब सारी
चूँकि उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं सबको, तो उसकी वो एक फॉल सीलिंग करता है, उसको एक पक्का थिएटर बना देता है। उसके बाद फिर इनायत समी को और हिदायत समी को बुलाता है और वो ये कहता है कि देखिए आइए इसकी ज़रा सी आप लाइटिंग बता दीजिए, इसकी साउंड कर दिए। तो जब हम कहते हैं एफ के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा, तो कहते नहीं नहीं कुछ टूटेगा नहीं, आप इसके साथ ही इसको ठीक कर दीजिए। नाउ दिस इन इट सेल्फ इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल। आप दुनिया में कहीं जाइए, यूएस के स्टूडेंट कॉलेजेस के ऑडिटोरियम आपसे बेटर इक्विप्ड है। यानी भाभा जैसा ऑडिटोरियम वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के ऑडिटोरियम है। टल्सा में इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम था उनकी यूनिवर्सिटी में। व्हेन आई गो टू यूएस आई जस्ट मार्वल एट दिस कि क्या फैसिलिटी मिल रही है लोगों को काम करने के लिए, और उसके साथ आपका इमेजिनेशन बढ़ता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू टू थिंक बियॉन्ड। टेक्नोलॉजी डजंट लिमिट यू। हमारी स्ट्रेंथ ह्यूमन रिसोर्स है जिसके सारे हमारा थिएटर चल रहा है, मगर वो ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर अ पॉइंट वर्ल्ड क्लास पर जाकर बड़ा थिन लगता है, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड क्लास का बन नहीं पाता, क्योंकि हमारे स्पेसेस वर्ल्ड क्लास नहीं है, हमारी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर जो बना था अभी मंच, वो सरकार ने जो बना के दिया था, और जो अभी रूप है उसको बनने में 15 साल लगे। डॉली आलूवालिया जी मेरी सीनियर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस, डिज़ाइनर। मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उनको स्टेज पर भी देखा है, टेलीविज़न फिल्म में तो देखा ही है, और उनके कॉस्ट्यूमिंग का भी मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। डॉली जी कह रही हैं, और डॉली जी के टाइम का ही मुझे फिर वही इंस्पिरेशन याद आता है। मैं जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात शेयर करूँगा कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपर्टरी कंपनी बनी 70s में, तो अलकाजी साहब के ट्रेन किए हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, मगर हुआ ये कि वो उतना सारे 23-24 बाकमाल लोग एक साथ मैंने आज तक नहीं देखे। यानी आप छोटे से छोटी एक सीन के एंट्री में कोई आता था और वो आकर ऐसा कमाल करके जाता था कि आप सोचते रह जाते थे। मुझे याद है महाभोज नाम का एक नाटक किया था, हमारा लाना साहिबा ने डिज़ाइन किया था, और अमाल साहिबा के उस प्रोडक्शन में रघु भैया एक 80 साल के बूढ़े का रोल करते थे, रघुवीर यादव। हमको 5-7 मिनट लगते थे समझने में कि ये रघुवीर यादव साहब हैं। अन्नू भाई आकर एक पॉलिटिशियन की एंट्री लेते थे, और वो आकर जब 7 मिनट की एक एंट्री में ऐसा कमाल करके जाते थे कि आप उसका मज़ा सोच सोच के लेते थे बाद में। या इन्होंने अपना राजेश विवेक साहब बेगम का तकिया में उनकी एंट्री देखी। मुझे नसीर भाई बता रहे थे कि श्याम बेनेगल साहब ने जब वो प्ले देखा तो उन्होंने कहा यार ये एक्टर कौन है, और आप विश्वास कीजिए राजेश विवेक के कैरेक्टर को उन्होंने बेगम का तकिया से एज इट इज़ उठा के, तो ये थी उन कलाकारों की पावर। डॉली जी को मैंने देखा मंच पर, सुरेखा जी, डॉली जी, हिमानी, सीमा, ये सब एक लेवल के कलाकार जब खड़े होकर काम करते थे तो कोई रोल छोटा नहीं होता था, कोई बड़ा नहीं होता था। सुरेखा जी पनिक्कर साहब के प्रोडक्शन में कोरस में थी, डांसर्स में थी, रंजीत भाई के प्ले में लाइटिंग करती थी। अब आप ये देखिए कि इस कैलिबर के लोग जब आते हैं और इस कैलिबर की तैयारी होती है तो क्या क्वालिटी होती है। उस लेवल का थिएटर आपकी मेमोरी में रह जाता है। जी केवर साहब कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा वी लैक थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली सर, और उसके लिए हुआ ये है कि जो हमारा थिएटर रडार पर नहीं है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें कहना चाहिए, उन सब के, राकेश भाई आदाब, राकेश बेदी साहब मेरे ताजमहल के टेंडर के मेन कलाकार, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, मेरे डायरेक्टर भी जिनके अंडर मैंने काम भी किया बीवी में, राकेश बेदी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हिम अराउंड। राकेश भाई, मैं ये शिकायत ये कर रहा था कि थिएटर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के रडार पर नहीं है, और उसकी वजह से ये होता है कि जब भी कोई स्कीम बनती है तो आप देखिए स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई है, उसमें एक ऑडिटोरियम आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें आपको ये लगा हो कि हाँ भाई ये कमाल की बात हुई, ये एक ऑडिटोरियम बना। आज हमारे केस में अगर आप देखिए तो हम बम्बई में तो फिर भी 3-4 ऑडिटोरियम हैं, पृथ्वी जैसी जगह है जिनके सहारे हम सब चलते हैं, और हम सब के लिए बहुत बड़ा एक तरह से वो साइकोलॉजिकल अम्ब्रेला है कि थिएटर की वजह से प्रॉब्ली द मोस्ट थिएटर फ्रेंडली स्पेस इन द वर्ल्ड, पृथ्वी थिएटर।
तो वहाँ हम ऑलमोस्ट स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी होती है वो 2 दिन वहाँ हम कैसे रहें और वहाँ पर हम उसको कैसे बरतें। ये पृथ्वी और कुणाल साहब आके बाकायदा पड़ताल करते हैं कि बाथरूम कितना गंदा है, बैक स्टेज में क्या गड़बड़ है। ही कीप्स एन आई एंड वी आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो फीलिंग जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की थिएटर में जब तक नहीं होगी थिएटर नहीं बनेगा। बिकॉज हमारे थिएटर की स्ट्रेंथ, इंडियन थिएटर की स्ट्रेंथ उसके ह्यूमन रिसोर्स में है। हमारे पास जिस कमाल के कलाकार हैं, जिस कमाल का ह्यूमन रिसोर्स है, आप जिस रीजन में चले जाइए वहाँ कम से कम 3 रिपर्टरी कंपनीज आपको मिल सकती हैं बाकमाल एक्टर्स की। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र में तो है ही, बंगाल में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में अब मैं आपको उदाहरण दूँ, यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है मुंबई थिएटर की कि यहाँ पर आदमी नए नाटक लिखता है, नए नाटक खेलता है। ये इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुंबई में मराठी की वजह से भी है, इंटर कॉलेजिएट थिएटर की वजह से भी है, जहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट आता है हमारे यहाँ। हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात ज़रूर करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि मुंबई में एक इंटर कॉलेजिएट थिएटर कंपटीशन जैसी भी चीज़ है जहाँ से बहुत सारा टैलेंट थिएटर में आके जुड़ता है, जिसका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग से लेना देना नहीं है, मगर वो इनफॉर्मली अपनी तरह से ट्रेन होते हैं और उसमें से ही चंद्र प्रकाश द्विवेदी निकलते हैं और उसमें से ही दूसरे लोग निकलते हैं। आमिर खान जैसे लोग उसमें काम कर, आशुतोष गवारीकर कर चुके हैं, यू नेम इट दे हैव बीन देयर, फारूक भाई, फारूक शेख, शबाना पाई, दे हैव ऑल बीन पार्ट ऑफ दैट। तो उस परंपरा से भी लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मदद करती है, मगर थिएटर की जो इथॉस है, थिएटर की जो समझ है, ये हमको करते हुए आती है। इसका संस्कार बनता है, ये संस्कार करने से आता है, ये संस्कार सोचने से नहीं आता। इसलिए डॉक्टरेट लेने वाला आदमी थिएटर में आके फेल हो जाता है। बहुत सारे पीएचडीज हैं जो थिएटर के, आप उनसे 5 मिनट बात नहीं कर सकते। संस्कृत थिएटर को जब तक प्रैक्टिशनर्स ने नहीं किया था, हबीब तनवीर साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी किया तो वो डिसमिस्टिफाई हुआ, या कारण जी ने किया तो उसको अपनी तरह से संगीत के थ्रू इंटरप्रेट किया, या विजया मेहता जी ने जब किया शकुंतला तो उसमें एक समझ नज़र आई संस्कृत थिएटर की कि आज वो कैसा हो सकता है। बिकॉज प्रैक्टिशनर्स ने उसको अपनी तरह से डीमिस्टिफाई किया, उसको अपनी तरह से आइडेंटिफाई करके उसके एलिमेंट्स को और उसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, जो कि एक्टर्स हैं। कावलम पानिक्कर साहब ने मलयाली की, केरला की परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करके बहुत से थिएटर तैयार किए। रतन थियम साहब ने अपने परफॉर्मिंग जो वहाँ की फोक फॉर्म्स थे उसके बहुत सारे एलिमेंट लिए। बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स के एलिमेंट आए हैं हमारे थिएटर में। यानी हबीब साहब के थिएटर में अगर आप देखिए तो छत्तीसगढ़ी की बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसमें नज़र आती हैं, जो आपको मंदिरों के एलिमेंट हैं, जो किसी रिलीजियस प्रोसेशन में होता था। पंथी डांसर्स जैसे लोग, पंथी डांसर्स को जब वो चरणदास चोर में लेकर आए तो पंथी डांसर्स उस वक्त किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होते थे। पंडवानी जैसा फॉर्म, तीजन बाई आज पद्म विभूषण बनी और इतनी बड़ी कलाकार बनी, उनको डिस्कवर करने वाले और उनको ये बल देने वाले कि वो छत्तीसगढ़ी में पेरिस और न्यूयॉर्क करें, वो तो हबीब तनवीर साहब की हिम्मत थी। अलकाजी साहब थे जिन्होंने एक पूरी जमात 250-300 थिएटर वर्कर्स की तैयार की, जिनमें एक मिलिटेंट किस्म का ज़ील था थिएटर करने का। यानी इन लोगों ने रहने खाने पे थिएटर किया। मैं बंसी भाई को देखता हूँ, मैं M.K. रैनो साहब को देखता हूँ, मैं अंकुर जी को देखता हूँ। मुझे इनके शुरू के वो दिन याद आते हैं जब मैं स्टूडेंट था और ये लोग लखनऊ में आके प्लेस कर रहे थे। तो आप विश्वास कीजिए, ये लोग रहने खाने पे नाटक करते थे। जाते हुए कुछ 200-250-500 रुपये मिल गए, किसी ने पैंट पीस दे दिया, किसी ने शर्ट पीस दे दिया। इस तरह से ये थिएटर करते थे, प्रोफेशनली ट्रेंड लोग। लेकिन उनके बनाए हुए संस्कार हमारे जैसों के काम आए। और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है शर्म कि मैंने दूसरों का काम देख के सीखा, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और वो जो 70s का आंसाम्बल वर्क मैंने देखा, व्हेन आई से आंसाम्बल टीम वर्क, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी की बात सोचता हूँ और बेगम का तकिया और इसकी बात सोचता हूँ, सैया भाई कोतवाल की, जस्मा ओडन की, तो मुझे वो टीम याद आती है। और उसमें फिर 1 2 3 परफॉर्मर नज़र आते हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे वो याद आते हैं, यार वो एक एंट्री कमाल करते थे, युवराज भाई याद आ जाते हैं, डॉली जी याद आ जाती हैं।
कि उनका वो हंसते हुए आना और जाना वो एक एंट्री कमाल की लगती थी। तो ये सारे लोग इतनी तैयारी करके एक रोल करते थे, एक एंट्री करते थे, वो आपको याद रहती थी और बड़ा रोल भी याद रहता था। और उस थिएटर की खूबसूरती, हम सब तो उस शो विंडो को देख के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बड़ी एडवांटेज ये थी कि दिल्ली में रह के वहाँ पर हम बैठे और वहाँ पे फिर हमने पूरी दुनिया के काम को देखा, तो वो एक्सपोजर बहुत काम आया। और वो कमानी का जो जाना था, रोज़ शाम को वहाँ कुछ ना कुछ देखना, या कोई बाहर का नाटक आए तो जाहिर है कि आपको दिखाया जाता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमें एक तरह से बदतमीज़ी करने का हक़ था कि हम किसी के भी शो में घुस जाएं, कहें जी हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट हैं, हम फ़र्श पे बैठ के देखेंगे। और वो बेचारे मान जाते थे कि हाँ यार ये स्टूडेंट ही तो हैं। हम बाहर खड़े रहते थे महाभोज के शो के लिए, तो गांधी जी हमारे बापू जी अभी गुजर गए, उनको हम बापू बोलते थे, तो बापू जी भगाते थे, ए तुम लोग फिर आ गए, क्या कर रहे हो? बोलते थे बापू देख लेने दीजिए ना, आज लास्ट शो है, फिर ये सीज़न बंद हो जाएगा। एंड ही सेज कि नहीं, ये थर्ड बेल हो रही होती थी, कहते जाओ बैठ जाओ उधर आगे मत जाना, वहाँ बैठना। तो इस तरह मोहब्बत से उन सब ने हमको थिएटर में एक तरह से कल्टिवेट किया, हमको नरिश किया। अभी जयदेव साहब पूछ रहे हैं एनी पर्टिकुलर पर्सन यू लाइक एंड फॉलो फ्रॉम इंडियन इंटरनेशनल थिएटर। लुक देयर आर क्वाइट अ फ्यू हु हैव काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे विजया मेहता जी से मैंने बहुत, द वे शी यूज्ड टू वर्क विद एक्टर्स वो बाकमाल था। मतलब मैं इतना श्रूड और इतना मेच्योर हैंडलिंग और इतने प्यार वाली हैंडलिंग, आई हैव लर्न दैट फ्रॉम विजया जी। आई हैंडल द वे विजया बाई यूज टू हैंडल हर एक्टर्स एंड आई ट्राई टू बी लाइक दैट। देन हबीब साहब से मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी, फ्लुएंट नैरेटिव। तो मैं कोई भी नाटक करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो पानी की तरह बहता रहे, शुरू हो और ख़त्म हो पता न चले। तो जिन लोगों ने खराशें देखा है, जिन लोगों ने कच्चे लम्हे देखा है, इवन ताजमहल का टेंडर देखा है, उन सबको एक चीज़ें लगती है कि नाटक फ़्लो करता है। तो वो जो नाटक का फ़्लो मैंने हबीब साहब से सीखा। मैंने उनको इमिटेट करने की कोशिश नहीं की कि मैं छत्तीसगढ़ के कलाकार लेकर उन्हीं के तरह का काम करूं। मैंने बंसी कौल साहब से स्टेज क्राफ्ट सीखा, मैंने उनके काम को देखा, डिज़ाइनिंग के उनके एलिमेंट्स को समझा। रंजीत भाई से मैंने कमाल की राइटिंग, मतलब रंजीत कपूर का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हिंदी थिएटर में उनके जैसा कोई हुआ नहीं है। मिडास टच, जहाँ हाथ लगाया वो कमाल हो गया। तो रंजीत भाई ने जब रुका हुआ फैसला नाम का एक नाटक किया, 12 एंग्री मैन का एडेप्टेशन, तो ऐसी खूबसूरत भाषा थी उसकी और ऐसा कमाल का उसका नैरेटिव था कि आप विश्वास कीजिए, ये यकीन ही नहीं होता था कि हम कोई फॉरेन का प्ले देख रहे हैं। हमको बड़ा हिंदुस्तानी लगता था नाटक, और ये उस राइटिंग का कमाल था और ये उन कलाकारों का कमाल था। यानी आज जब मैं सोचता हूँ उस रिपर्टरी कंपनी की, तो मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं कभी रिपर्टरी में उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाया, मगर फिर खुशी भी होती है कि मैंने उन लोगों का वो काम देख लिया जो आज लोग सिर्फ सुन सकते हैं। यानी आज भी मैं जब सोचता हूँ प्लेस के बारे में, उन परफॉर्मेंसेस के, तो एक एंट्री मुझे अगर लगती है, याद आती, तो मुझे लगता है यार क्या कमाल की एंट्री की थी उन्होंने। अब वो एंट्री ही मुझे याद रह जाती है, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं उस दौर की। तो मैं कभी कभी जब भी मैं कहीं मुश्किल में प्ले डायरेक्ट करते हुए फंसता हूँ, तो विश्वास कीजिए मेरे सारे आंसर उस 70 के नाटक से निकल के आते हैं और मुझे उन कलाकारों से याद आते हैं, मुझे उनकी कॉस्ट्यूमिंग में याद आती हैं इश्यूज़। मुझे नज़र आता कि हाँ उन्होंने उसको ऐसे सॉल्व किया था। मैं जब यहाँ चलते चलते आपसे एक बात और करूँ, जब मैं यहाँ बॉम्बे आया तो श्याम बेनेगल साहब भारत एक खोज बना रहे थे और उन्होंने मुझे 5 मिनट में जॉब दिया था। आई स्टिल कांट बिलीव कि आई गॉट दैट असाइनमेंट इन 5 मिनट्स। वो मिले उन्होंने, हाँ नीतीश रॉय के साथ मिले, अच्छा यू आर सलीमा, व्हाट हैव यू डन? हाँ यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यू मस्ट हैव डिज़ाइन प्लेज, ओके यू कम एंड डू इट। तो उन्होंने मुझे जो कम एंड डू इट ऐसे कहा और फिर जाहिर है मैंने रिसर्च किया, वो सब किया। मगर मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ब्रांडिंग ऐसी थी कि श्याम बेनेगल जैसा आदमी भी आपको वक़्त देता था, आपको वैल्यू करता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, किसी काम के होंगे, क्योंकि ये हमारे सीनियर्स ने हमारी स्थिति बना दी थी। हमसे पहले जिन लोगों ने यहाँ आकर काम किया था, रंजीत कपूर साहब, अनिल चौधरी साहब, इन्होंने राइटिंग में, डायरेक्शन में इन लोगों ने काम कर दिया था। सई परंज पे साहिबा, ओम शिवपुरी जी, ओमपुरी जी, नसीर भाई, इन सब का एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोग थोड़ा जानने लगे थे, तो हमारे जैसों को थोड़ी सी आसानी रही थी। मगर कमिंग बैक टू
वेयर वी वर। फॉरेन प्लेस में अभी जयदेव मुझसे पूछ रहे हैं, एक बड़ा कमाल का यहाँ पर बर्लिन आंसाम्बल का आर्थरो ओई का प्रोडक्शन आया था, वो यहाँ पर भाभा में हुआ था, और उसमें भी जो एक्टर थे मेन वो कमाल के एक्टर थे। वो प्रोडक्शन कमाल का था, बर्लिन आंसाम्बल का था। जर्मन फेस्टिवल इंडिया में जब आया था, मेरा ख्याल है 1990s में आया था। बजाज साहब डायरेक्टर थे उस वक्त नेशनल स्कूल ड्रामा के, ही हैड गॉट इट। उसमें जो एक्टर था, उसमें जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज ट्रूली माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं देखा। मुझे उस एक्टर को देखकर, और ये मैं कहता हूँ, मुझे पंकज कपूर याद आ गए थे। मुझे पंकज भाई का परफॉर्मेंस याद आया था उस जर्मन एक्टर को देखकर, क्योंकि पंकज भाई स्टेज पर वॉज लाइक अ डायनामो। पंकज कपूर को स्टेज पर देखना अपने आप में एक अलग अनुभव था, और पंकज भाई को स्टेज पर अगर आप देख लेते तो फिर आप यू वर रिविटेड। मतलब उस आदमी का शऊर और उस आदमी का चॉइस और उस आदमी की इंटेंसिटी अनबिलीवेबल। पंकज भाई जैसे और भी बहुत कलाकार थे। अन्नू कपूर फैब्युलस। मतलब अन्नू भाई तो अमेजिंगली टैलेंटेड आदमी हैं। अन्नू कपूर आज उनको आप उनके म्यूज़िक शो की वजह से जानते हैं, अंताक्षरी की वजह से जानते हैं, मगर आप सरदार पटेल फिल्म में उनका गांधी का रोल देखिए, जो उन्होंने गांधी का वर्ल्ड क्लास काम है। इट्स जस्ट दैट हम उसको उस तरह से नोटिस नहीं करते, हम उसके बारे में बात नहीं करते। मुझे फॉरेन थिएटर बाहर जाके देखता हूँ, मुझे ब्रॉडवे की काफ़ी चीज़ें बड़ी क्लिनिकल और प्रोफेशनली एफिशिएंट लगती हैं, बहुत एफिशिएंट लगती हैं मुझे। वो एफिशिएंसी कमाल है, वो प्रोफेशनलिज्म कमाल है कि 40 डांसर एक बीट पे एक साथ ठक से आके मारते हैं पैर, और एग्जिट लेते हैं, एंट्री लेते हैं, लाइटिंग आती है, ऑल दैट दे हैव मास्टर्ड। मगर जो एक इनर इंस्पिरेशन होता है एक्टर का, वो यूरोप के कुछ कुछ एक्टर्स में नज़र आता है, कभी किसी ब्रिटिश एक्टर में नज़र आ जाता है। मैंने जॉनथन प्राइस को देखा अभी एडवर्ड ऑल्बी के प्ले में लंदन में कुछ सालों पहले। आई मेट हिम ऑल्सो। 4 एक्टर का प्ले था, बट ही वॉज आउटस्टैंडिंग। एक ब्रिटिश एक्टर कितनी तैयारी से स्टेज पर आता है, वो भी एक समझने वाली बात है। थिएटर का जो रेगर है वो आई थिंक ब्रिटिश थिएटर में कंपेयर टू अमेरिका ज़्यादा है। हालांकि अमेरिकन सिस्टम्स में कोई बुराई नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ऑडिटोरियम टेक्निकलिटीज़, आई प्रैक्टिकली गो देयर एवरी ईयर फॉर सम शो और दी अदर। कोई म्यूज़िक का शो लेकर जाता हूँ, अभी मुझे लता जी के एक शो को वहाँ प्रेजेंट करना है, एंकर करना है, तो उसमें जब मैं जाके ऑडिटोरियम देखता हूँ, मैं वहाँ की सुविधाएं देखता हूँ, तो मुझे रश के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने अभी आपसे जिक्र किया टलसा, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम मैंने देखा। वैसा ऑडिटोरियम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और उतना थिएटर फ्रेंडली। या आप ह्यूस्टन जाइए या आप शिकागो जाइए, वहाँ के ऑडिटोरियम्स देखिए, तो आपको लगता है कि हाँ कोई काम, आपके काम की वैल्यू हो रही है, थिएटर को कोई अहमियत दी जा रही है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ आ जाओ कर लो। हमारे यहाँ नॉर्थ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में सेल्फ सफिशेंट है, एक गाड़ी में लाइटमैन, थिएटर एक्टर सब भरते हैं, सब जाते हैं, 4 घंटे में सेट लगाते हैं, नाटक करते हैं और शो ख़त्म करके आ जाते हैं। पर एनीवे, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। डू यू गेट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन प्लेस? यस जयदेव जी, आई डू। एंड इंस्पायर मैं होता हूँ उनके प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स को लेकर। कई दफ़ा मुझे उनका बात कहने का तरीक़ा अच्छा लगता है, कई दफ़ा मुझे उनका लाइटिंग का और स्टेज क्राफ्ट का इनोवेशन अच्छा लगता है, जिस तरह उन्होंने सेट्स किया है। ठीक है, तो हम तो कारपेंटर से भी सीखते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें सबसे ज़्यादा तो हम इन वर्कर से सीखते हैं, जो हमें बताते हैं कि यस। एनीवन इंसिडेंट ऑफ योर्स विच इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड थिएटर का? तो एक मेमोरी मेरी बड़ी अजीब सी है। मैं मणिपुर में रतन थियम साहब के अंधा युग की लाइटिंग कर रहा था, और लाइट खुद, हमारी ट्रेनिंग थी, हम लोग खुद अपनी लाइटें करते थे। लाइट लगा रहा था और मुझे एकदम से झटका लगा था। हेलो, सॉरी नेटवर्क इश्यूज़। हाँ जी, मैं वही मेमोरीज़ की बात कर रहा था। मुझे हबीब साहब के थिएटर के कुछ किस्से, उनके एक्टर्स के याद आते हैं, कुछ अपने रिपर्टरी के, कुछ अपने स्कूल के, अपने बैच के याद आते हैं। मुझे याद है एक बार मैं, अवतार साहनी, हम लोग लाइटिंग कर रहे थे और प्ले था भगवत जुक्किम शाह साहब का।
बीएम शाह साहब बड़े नर्वस डायरेक्टर थे, वो विंग्स में टहलते रहते थे जब शो चल रहा होता था। तो वो उसमें पहला एक्ट कुछ 35 मिनट का था, तो थिएटर की लाइट ऑन की, मैंने अवतार से कहा मैं आता हूँ, मैं नीचे, मुझे ट्रांसलेशन करना था, मैं स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करने बैठ गया था। तो मैंने कहा मैं 15 मिनट एक सीन कर लेता हूँ। मैं वो करने लगा, अवतार साहब को सिगरेट की तलब लगी, वो नीचे आए, उन्होंने सिगरेट जलाई। तो बीएम शाह इतने दौर में वो बीच में आए और उन्होंने लाइटिंग को उसने देखा खाली है और शो चल रहा है। और आप यकीन मानिए शाह साहब को देख के हम लोगों ने जिस तरह से वो मैनेज करके घुसे थे, वो मेरी उस दौर की है। फिर उसके बाद मणिपुर में जाके जिस तरह से हम रहे थे और वो पूरी वर्कशॉप की थी, वो एक मेमोरी है। पनिकर साहब के साथ ट्रैवल करने की, हबीब साहब के साथ ट्रैवल करने की बहुत सारी मेमोरीज़, उनकी टीम के साथ बड़ा अच्छा लगता था। फिदा भाई और माला भाई बड़ा ख्याल रखती थी मेरा, और ये सारे लोग हमारे लिए खाना बनाते थे, क्योंकि मैं अकेला था, वो बैचलर था उस टीम में, तो बाकी सब अपनी टीम में। तो बड़ी खातिर तवाज़ो होती थी मेरी, और मैं शहर से गया था, मैं आधी भाषा समझता भी नहीं था, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ में आता बड़ा मज़ा था। तो मैं उनके साथ मैं 2 साल रहा, तो बड़े उनके साथ वाक़े हैं जो कभी और याद करेंगे। फ़िलहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कोकोनट थिएटर का, जिनकी वजह से आज मैं इस तरह की बातें आपके साथ कर पाया। चाय वाय एंड रंगमंच बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, घूम फिर कर कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिया ट्रिप हो जाती है। और बहुत अच्छा लगा, डॉली जी हमारे साथ जुड़ी, राकेश बेदी हमारे साथ जुड़े। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया, जिनके साथ हमारी एक राह रस्म रही है, उन सबको देखना। और कल आप सबके लिए सिद्धार्थ रंदेरिया भाई आएंगे, गुजराती थिएटर के स्टॉलवर्ट, बहुत बड़े लेजेंडरी स्टेज परफॉर्मर हैं। यानी आज मॉडर्न गुजराती थिएटर की जो पहचान है, उसके लिए सिद्धार्थ रंदेरिया साहब बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। और सिद्धार्थ रंदेरिया साहब बहुत जाने माने अभिनेता भी हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं और बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं। और इतने सालों से वो थिएटर में ही उन्होंने ज़्यादा वक्त अपना दिया है, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन दिया है। तो प्लीज़ कल ज़रूर आप इसी वक्त 6 बजे शाम को ज्वाइन करें और सुने सिद्धार्थ भाई से उनके संस्मरण। एंड डॉली जी बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टू हैव यू अराउंड। इतना अच्छा लगा आपके साथ उस दौर की बातें करते हुए, उसके सब शेयर करते हुए। आप यकीन मानिए वो देखा हुआ थिएटर, वो सुना हुआ गाना जाता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना वक्त निकाला और मेरे साथ ये समय बिताया। थैंक यू वेरी मच।